अगर पूरे यूनिवर्स में मैं चुटकी बजाऊं लाइट गायब हो जाए तो ये स्पीड लिमिट अभी भी रहेगी। क्या होता अगर हमारे यूनिवर्स के रूल्स अलग होते? तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ ना होके c = 1 होती तो यूनिवर्स अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस फॉर यू। तुम्हारे पास इनफाइनाइट लाइफ है, इनफाइनाइट बड़ा पहाड़ है, तुम्हें पत्थर को ऊपर लेके जाना है और वो अपने आप रोल डाउन करके नीचे आ जाएगा। ऊपर लेके जाना है फिर वो फिसल के नीचे आ जाएगा। क्या करते तुम उस सिचुएशन में? रियलिटी केयर नहीं करती है कि नॉर्मल क्या होता है। लाइट के लिए ना बीता हुआ कल है ना आने वाला कल है। अगर मैथमेटिकली प्रिसाइज है हमारा यूनिवर्स, देयर इज जीरो मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। आज से जब जब हमें टाइम मिला करेगा कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखेंगे। जैसे आज मैं अल्टरनेट यूनिवर्स के बारे में बात करने वाला हूं और देखेंगे कि कैसे कैसे जैसे हम रूल्स बदलते हैं हमारे इस यूनिवर्स के, ऑर्डिनरी यूनिवर्स के, जो हमें बहुत नॉर्मल लगता है। हमें नहीं पता कि तुम यूजुअली किसी गली में जाओ और किसी इंसान को बोलने की कोशिश करो कि एट वेरी हाई स्पीड, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स में, अगर स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो तो चीजें बड़ी वियर्डली बिहेव करना स्टार्ट कर देती हैं। कोई बिलीव नहीं करेगा शायद तुम पर, है ना। अगर तुम किसी को कहना चाहोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू को बदल दो तो कुछ चेंज हो जाएंगे, ग्रेविटी में बहुत फर्क आ जाएगा। मतलब जैसे ब्लैक होल्स को हम आज देखते हैं वैसे नहीं होंगे। और प्लैंक्स कांस्टेंट को अगर चेंज कर दे तो हमारे आसपास कुछ हमें क्वांटम फिनोमिना देखने स्टार्ट हो जाएंगे। तुम मुझे अभी तो एकदम पर्टिकुलर पोजीशन पे देख पा रहे हो क्योंकि आई एम अ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अगर माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक के बीच का अंतर ही खत्म हो जाए तुम मेरी पोजीशन को नहीं देख पाओगे। वो जो इंटरफेरेंस, वो जो YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले वियर्ड से रिजल्ट होते हैं हमारी दुनिया में देखने को मिलेंगे हमें। तो मैंने सोचा कि ये सारा तुम्हें तो मैं बताऊंगा ही, तो रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, है ना। साथ में मजा आएगा, एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें सीखेंगे। मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। आज का लेक्चर फिलोसॉफिकल डेप्थ पे रहेगा। मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, वैसे मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, मिथ ऑफ सिसिफस इसका नाम है। तो इस बुक में मैंने पढ़ा था, वो मैं बताने वाला हूं। तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकली डेप्थ रहेगी इस वीडियो में। आने वाली वीडियोस में हम साइंस ह्यूमर के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी वीडियो में हम हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होंगे, साइंस हिस्ट्री के बारे में, एंड अप टू सो ऑन। डार्क, अगर जब भी मैं फिलोसफी के बारे में बात करूंगा तो मेरे को एक ही तरह की फिलोसफी पसंद है, विच इज डार्क फिलोसफी। जैसे एल्बर्ट कैमू हो गए, जिनकी ये बुक है, मुझे सबसे बेस्ट इंसान यही लगते हैं। बट इनके अलावा भी मैंने काफी सारे रीड किए हैं, जैसे फ्रांस काफ्का हो गए। फ्रांस काफ्का भी मतलब थोड़े से ऊपर हैं, ये और ज्यादा डार्क लिखते हैं फ्रांस काफ्का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस काफी सारे ऐसे फिलोसोफर्स होंगे जिनकी बुक्स के, जिनके चैप्टर्स के, जिनकी शॉर्ट स्टोरीज को मैं ब्लेंड करने की कोशिश करूंगा फिजिक्स के साथ। मैंने पहले भी किया था, ये 5 वीडियोस बनाई थी क्वांटम फिजिक्स को, और बहुत प्यार मिला था। मतलब सबसे ज्यादा व्यूज है मेरे यूट्यूब वीडियो पे उन्हीं वीडियोस में। तो मैं उसी की एक सोल को लेके, हर वीडियो इंडिपेंडेंट होगी, किसी का कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, व्हाट इफ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 3 × 10⁸ ना होके c = 1 होती तो क्या हमारे यूनिवर्स में चेंज आता? क्या ऐसी चीजें हमें देखने को पॉसिबल मिलती जो कि हमारे यूनिवर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आज मैं किसी को भी बताऊं कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होती तो हमारा यूनिवर्स किसी और तरीके से होता। बस उसको समझाएं कैसे, है ना। सामने जिसने फॉर एग्जांपल साइंस कभी भी नहीं पढ़ी है साइंस, तो तुम उनको समझाने के लिए जाओगे स्पीड ऑफ लाइट बदलने से हमारे यूनिवर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, वो कहेंगे कैसी बात, फालतू की बात कर रहे हो। पता क्यों? क्योंकि आज तक हमारा इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। हम ऐसी ऑर्डिनरी लाइफ जी रहे हैं, ऐसे फिजिकल रिजीम में जी रहे हैं जहां पे हमारे को यही सारी चीजें यूजुअल लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपने पेन को छोड़ा, वो नीचे गया, ग्रेविटी होती है, F = gm1m2/r² होता है, एंड अप टू सो ऑन। ये सारे फॉर्मूला सिर्फ साइंस वालों तक ही सीमित होते हैं। लेकिन अगर मैंने ग्रेविटी को चेंज कर दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को चेंज कर दिया, तो क्या होंगी चीजें? वो थोड़ी नॉन इंट्यूटिव हो जाती, क्योंकि हमने देखी नहीं है ना अपनी नॉर्मल लाइफ में। हमने अपनी यूजुअल लाइफ में, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सिंगिंग में बहुत ज्यादा घुस रखे हो कि तुमने साइंस में कभी ध्यान ही नहीं दिया। तुम किसी को जाके प्लैंक्स कांस्टेंट समझाने की कोशिश करो कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैंने बढ़ा दिया, अभी तो कम है, बहुत ज्यादा कम है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻34 6.6 समथिंग ऐसा ही कुछ वैल्यू होती है जूल सेकंड, विच इज एक्सट्रीमली लो। ये जो चीज है ना h, दिस इज वेरी स्मॉलर देन दिस s, इसे हम बोलते हैं क्लासिकल एक्शन। डोंट वरी, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज।
परेशान होने की जरूरत नहीं, दिस इज क्लासिकल एक्शन। मतलब ये जो है बहुत बड़ा होता है प्लैंक्स कांस्टेंट से, दैट इज व्हाई हमारे पास मैक्रोस्कोपिक के लिए अलग फिजिक्स है, न्यूटन के लॉज काम करते हैं। यहां पे क्वांटम इंटरफेरेंस, क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसी चीज हमें नहीं देखने को मिलती है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, इसकी वजह से। लेकिन अगर मान लो ये इसके कंपैरिजन में आ गया तो भाई हमारा यूनिवर्स, ये जो यूजुअल यूनिवर्स भी है ना, वो क्वांटम ही बन जाएगा। ये सारी चीजें मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाला हूं, वन आइडिया पर वीडियो। अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं। अभी हम बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में। जैसे ही हम स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास काफी सारी चीजें अनलॉक हो गई हैं। हम बात कर रहे होंगे टाइम डायलेशन के बारे में, हम बात कर रहे होंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले एक सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी। तुम्हारे पास ना एक डंडा है बहुत बड़ा, और तुम्हारे सामने 6 फुट का आदमी खड़ा, तुम्हें रोज बुली करता था, रोज तुम स्कूल जाते थे तुम्हें परेशान करता था। 6 फुट का आदमी है वो, तुम्हारे हाथ में 3 फुट की रॉड है, लेकिन तुम एक ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हो जहां की स्पीड ऑफ लाइट 1 मीटर पर सेकेंड, सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर पर सेकेंड है। क्या होगा? हमें पता है आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला होता है L = L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्यों भाई ऐसा क्यों होता है कि ये फॉर्मूला वैलिड हो? आज तक तो हमने यही देखा कि एक डंडा पकड़ो, चाहे तुम उसको पकड़ के रखो चाहे घुमा दो, उसकी लेंथ तो उतनी रहेगी 3 फुट, क्योंकि ऑर्डिनरी लाइफ में हमने यही देखा है। अभी फिलोसॉफिकल डेप्थ आने वाली है। ऑर्डिनरी हम यही सुनते हैं अपने आसपास, यूजुअल थिंग हमारे पास यही होती है, दैट इज व्हाई हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया जब रिलेटिविस्टिक लिमिट के पास चले जाओ, जब तुम्हारी स्पीड ऑफ लाइट के पास चली जाएगी, मतलब इतनी स्पीड तुम्हारी हो जाएगी, तब चीजें वियर्ड हो जाएंगी। इतनी स्पीड में हम पहुंचते नहीं है यूजुअल दुनिया में अपनी, दैट इज व्हाई हमें वो फिनोमिना नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो होते नहीं। अगर हमारे यूनिवर्स में इतनी होती है स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट जो कोई भी पहुंच सकता है, तो सोचो अगर मैं डंडा लेता और उसको से मारने की कोशिश करता पेट में, तो जिस डायरेक्शन में मैं मारने की कोशिश कर रहा हूं ना, उस डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाएगी। सोचो तुमने डंडे को मारने की कोशिश की और 3 फुट की रोड 0.3 फुट की रह गई, कितनी वियर्ड हो जाएगी ना सिचुएशन भाई। सामने वाले ने, सोचो साइंस नहीं पढ़ी हुई, उसने ईंट को उठाया और छोड़ दिया तुम पे, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वैसा सा कुछ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं इस वीडियो में कि क्या क्या हमारे यूनिवर्स में चेंज आएगी। याद रखना, अगर मैंने एक रॉड को लिया और मैं ऐसे घुमाने की कोशिश करूं ना इस डायरेक्शन में, अगर ये रॉड है इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करो, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब अगर मैं ऐसे घुमाऊंगा तो मेरा हाथ और मेरी ये रॉड दोनों थिन हो जाएंगे इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है ना, इधर चल रही हैं चीजें, तो यहां की डायरेक्शन में चीजें पिचक जाएंगी। अगर मैं एक साइकिल पे भागने की कोशिश करूं, तो मेरे को अगर कोई खड़ा होकर इंसान देख रहा होगा तो उसको मैं इतना पिचका हुआ दिख रहा हूं, मेरे को मैं यूजुअली दिख रहा हूं। उस रॉड के लिए याद रखना यही चीजें वियर्ड होती हैं। एवरीथिंग इज रिलेटिव, एवरीथिंग इज रिलेटिव। अगर मैं रोड को घुमा रहा हूं तो रोड के पर्सपेक्टिव से बाकी की चीजें पतली हो गई हैं, मेरे पर्सपेक्टिव से वो रोड पतली हो गई। दैट इज व्हाई थिंग्स आर रिलेटिव। कई बार हम बोलते हैं कि मेरे लिए टाइम स्लो हो जाएगा अगर मैं चलना स्टार्ट करूं एज कंपेयर टू जो रेस्ट पे है। भाई तुम कैसे बताओगे तुम चल रहे हो या वो रेस्ट पे है? नहीं बता सकते ना। एवरीथिंग इज रिलेटिव। इट इज इक्वली वैलिड कि अगर सामने एक दीवार है और तुम चल रहे हो 3 मीटर पर सेकेंड से, ऐसा भी बोला जा सकता है कि सामने से दीवार तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम रेस्ट पे। इट इज इक्वली वैलिड। तो थिंग्स आर रिलेटिव एंड दैट इज व्हाई यहां पे हमारे पास टर्म भी हमें सुनाई दे रही है, रिलेटिविटी। ध्यान रखना यही, ठीक है। बट मेरे पास वो क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने चाहिए खुद से कि हमारा यूनिवर्स कैसे चेंज हो जाएगा। व्हाट इफ यूनिवर्स सिंपली हैड डिफरेंट रूल्स? दैट इज द क्वेश्चन फॉर अपकमिंग वीडियोस। हर वीडियो इंडिपेंडेंट होगी, ये नहीं कि तुमने ये नहीं देखी तो अगली नहीं देख पाओगे एंड अप टू सोन, ऐसा कुछ नहीं है। सब इंडिपेंडेंट होगा, बट सब में कोर क्वेश्चन में यही रखूंगा, व्हाट इफ, क्या होता अगर हमारे यूनिवर्स के रूल्स अलग होते? तो क्या हमारा यूनिवर्स चेंज होता? व्हाट डज इट मीन टू लिव इन अ यूनिवर्स हुज रूल्स वी कैन नॉट नेगोशिएट विद? यूजुअली क्या होता है, हम कोई बाजार में जाते हैं और कहते हैं कि एक भैया वो सामान चाहिए था हमें, हम उससे मोल भाव कर लेते हैं। लेकिन हम इस ऐसी चीज की बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट फील? एक ऐसे यूनिवर्स में रहना जहां के रूल से तुम नेगोशिएशन नहीं कर सकते, मोल भाव नहीं कर सकते कि यार काश ऐसा होता कि आज मेरे को अपने स्कूल से घर पे जाना है, काश थोड़ी कम धूप निकली होती। यूनिवर्स तुम्हारा कर्जा नहीं देना यूनिवर्स ने,
ठीक है, एल्बर्ट कैमू ने ही एक बात बोली थी कि यूनिवर्स अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस फॉर यू। मतलब यूनिवर्स ने तुम्हारा कर्जा नहीं देना कि उसका कोई मीनिंग होगा। सोचो तुम एक ऐसा दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हो, बार 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 एक ऐसे दरवाजे की खटकाने की कोशिश कर रहे हो कि वो खुले, और उसके पीछे तुम्हें दिख जाए कि मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है। एल्बर्ट कैमू कहते हैं, और काफ्का भी यही कहते हैं, कि तुम वो दरवाजा खटखटाते रह जाओगे बिकॉज देयर इज नो मीनिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर। तुम एक ऐसे दरवाजे को खटखटाने की कोशिश कर रहे हो जिसके शायद पार तुम्हें कोई मीनिंग मिले ही ना। हम पूरी फिजिक्स पढ़ लेंगे, सारी इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी फाइंड आउट कर लेंगे, बट शायद फिर भी ये यूनिवर्स परफेक्ट सेंस नहीं बनाएगा हमें। आई एम स्टेटिंग दिस। शायद हम सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे, शायद स्ट्रिंग थ्योरी या कोई और थ्योरी ऐसी आएगी जो कि सब कुछ चारों फोर्सेस को मिला देगी और चारों फोर्सेस को 100% एक्यूरेसी के साथ डिस्क्राइब कर देगी, बट स्टिल देयर विल बी थिंग्स जो कि जीरो सेंस बनाएंगी या बहुत कम सेंस बनाएंगे हमारे लिए। समझ ही नहीं आएंगे हमें वो चीजें, क्योंकि शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिवर्स हैज नो मीनिंग एट ऑल। क्या हम अपने फिजिक्स की थ्योरीज बनाना छोड़ दें? नहीं। अब मैं तुम्हें मिथ ऑफ सिसिफस बता देता हूं कि क्या था। एक राजा था, तो उसको ना एक सजा दे दी थी, तो वो क्रूअल भी था, वो इंटेलिजेंट था लेकिन क्रूअल था, ठीक है। तो उसको ना भगवानों ने मिलके बहुत सारे, तो उसको सजा दी कि तुझे ना एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर को ऊपर लेके जाना है, बस तू उसको पीक तक ले जा और तेरी सजा खत्म हो जाएगी। लेकिन वो पहाड़ ऑलमोस्ट इनफाइनाइट था, उसकी कोई पीक थी नहीं। तो उन्हें जो भगवान थे उनको ट्रैप नहीं फंसाना था उस सिसिफस को, तो उन्होंने क्या किया, वो सजा दे दी। अब रोज पत्थर उठाता था, ऊपर की तरफ लेके जाता था। अब इतना भारी पत्थर है, ह्यूमन की कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है किसी काम को करने की, वो पत्थर रोल डाउन करके नीचे आ जाता था। फिर वो अगले दिन लेके जाता था, फिर वो नीचे आ जाता था, फिर वो ऊपर लेके जाता था, एंड अप टू सोन यही चलता रहता था, हर दिन यही चलता रहता था। तो सिसिफस को बाकी बची हुई लाइफ यही करना था, और उन्होंने लाइफ भी उसको इनफाइनाइट दे दी। क्या करे अब वो इंसान, क्या उसके पास बचा? अब सोचो, उसको एक पत्थर लेके जाना है जो कि उसको पता है रोज नीचे आता है। तुम उसकी सिसिफस की जगह होते तो क्या कहते, क्या करते? तुम्हारे पास इनफाइनाइट लाइफ है, इनफाइनाइट बड़ा पहाड़ है, तुम्हें पत्थर को ऊपर लेके जाना है और वो अपने आप रोल डाउन करके नीचे आ जाएगा। ऊपर लेके जाना है, फिर वो फिसल के नीचे आ जाएगा। क्या करते तुम उस सिचुएशन में? फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव इनफाइनाइट डेज, बट सेम काम करना है तुम्हें। ये क्वेश्चन मैं एंड में आंसर करूंगा, मतलब आंसर पूरी तरह तो नहीं कर पाऊंगा, बट अपना पर्सपेक्टिव रखने की जरूर कोशिश करूंगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं उसकी जगह, सिसिफस की जगह होता तो मैं कैसे खुश रहता उस सिचुएशन में भी, वो मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते। समझ आ रहा है? एक मैंने वर्ड सुना था कि ये हमने सारा कुछ समझ लिया, बढ़िया बात है। अगर मैं ऐसे यूनिवर्स में जा रहा हूं जहां पे स्पीड ऑफ लाइट 1 है, तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी कि लॉरेंट्ज फैक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। याद रखना, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लॉरेंट्ज फैक्टर। मैंने सारी कैलकुलेशन की है, तो मैं कैलकुलेशन में थोड़ा समय खराब ना करके यहां से कैलकुलेशन उठाने वाला हूं। ये रही, मैं पहले कर लेता हूं कैलकुलेशन। लॉरेंट्ज फैक्टर कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है, गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। ऐसे ही कुछ अभी हमने देखा था ना, L इज इक्वल टू L0 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर में भी, है ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में। तो सारी चीजें यहीं से डिस्कस होने वाली हैं। इफ C इज अप्रोक्सीमेटली 1, लेट अस से एक ऐसे यूनिवर्स की बात करते हैं, 1 तो बड़ी इजीली अचीव हो जाएगी यार, 1 तो कुछ ज्यादा ही इजीली अचीव हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 की जगह 100 कर लेते हैं, ज्यादा फायदा हो जाएगा, थोड़ा हम डिस्कस भी कर पाएंगे अलग अलग चीजों को। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली। अगर मैं यहां पे 100 रखूं और एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है 20, लेट अस से एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 20, अप्रोक्सीमेटली 20 मीटर पर सेकेंड, तो उसके लिए लॉरेंट्ज फैक्टर बन जाएगा 1.021। कोई बहुत ज्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे यूनिवर्स में। अगर मैंने एक पत्थर को लिया और ऐसे फेंक दिया आगे विद वेलोसिटी दिस 20 मीटर पर सेकेंड, उतने भी ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट मेरे दोस्त, जब हम इसको अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर पर सेकेंड, याद है अभी अभी मैंने बताया था कि अगर मैंने एक डंडा लिया और ऐसे मारने की कोशिश की उसके पेट की तरफ, तब चेंजेस देखने को मिलेंगे। तब हमारे पास ये जो फैक्टर है, दिस विल बिकम गामा इक्वल टू 1.667। दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्रेजी हो जाएंगे इस समय पे।
अगर मैं 80 की स्पीड, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है यार, बाइक चलाते होंगे तुम इतनी स्पीड से, कार चलाते होंगे तुम इतनी स्पीड से, हाईवे की स्पीड लिमिट होती है, यूनिवर्स की स्पीड लिमिट इस बार 100 है, हाईवे की स्पीड लिमिट 80 होती है। इस बार तुम 81 नहीं चलाने वाले हो, क्योंकि अगर तुमने 80 स्पीड से चलाई अपनी गाड़ी तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, तुम लड़ाई नहीं कर पाओगे यार। लड़ाई करनी अच्छी बात भी नहीं होती है, ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाओ, है ना, ये सब करो, लड़ाई में क्या रखा है, कंट्रोवर्सी करो, आजकल उसी से ही तो चलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज मेरे दिमाग में आई, विच इज सेकेंड पार्ट, टाइम डायलेशन। अगर मान लो एक तुम्हारा भाई घर पे ही बैठा है और दूसरा, मतलब तुम स्कूल जा रहे हो, तुम चल रहे हो, भाग भाग के स्कूल जा रहे हो, लेट हो गए हो तुम, तो टाइम डायलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? तो कुछ ऐसा सा फॉर्मूला होता है टाइम डायलेशन का, 1/1 - v² / c²। देखते हैं हमारा यूनिवर्स, ये जो हम यूनिवर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा। फिर से इसका तो हम जानते हैं, ये तो हमारे पास गामा होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से, गामा डेल्टा दिस विल अप्रोक्सीमेटली बिकम, याद रखना हमारी स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है, इस स्पीड से भाग के जा रहे हैं हम, पॉसिबल तो नहीं है इतनी तेज स्पीड से भागना, बट मान लेते हैं कुछ ज्यादा ही लेट हो गए, तो दिस विल बिकम 1.667 सेकेंड्स। भाई किसी के लिए 1 सेकेंड होगा और किसी के लिए इतने सेकेंड्स बीत चुके होंगे, टाइम कितनी ज्यादा फास्ट चलेगा, देख पा रहे हो। किसी के लिए 1 सेकेंड है और जो मूविंग फ्रेम है उसके लिए 1.667, मतलब क्योंकि चीजें रिलेटिव हैं, तो एक जो भाग रहा होगा और जो रेस्ट पे होगा, अगर मैं अर्थ पे खड़ा होकर देखूं, मैं थर्ड पर्सन हूं, ठीक है, ये मैं हूं, मेरे लिए ये रेस्ट पे है और ये चल रहा है कुछ इस तरीके से। ये जो रेस्ट पे है, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो थिंग्स आर रिलेटिव, इसके लिए ये भाग रहा है और इसके लिए ये भाग रहा है, लेकिन वेट अ सेकंड, चीजें उतनी भी सिंपल नहीं है जितनी हम सोच रहे हैं। इसका मतलब है 1 सेकंड, 1 सेकंड फॉर मूविंग ऑब्जर्वर या मूविंग लेट अस से ऑब्जर्वर इज इक्विवेलेंट टू 1.667 सेकंड्स फॉर स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसका मतलब है हमारे यूनिवर्स में ज्यादा समय बिता पाएगा वो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर एज कंपेयर टू मूविंग ऑब्जर्वर। अगर तुम भागना स्टार्ट हो गए तो हमारे यूनिवर्स में जितना भी टाइम है, टाइम को टॉफी की तरह समझो, अगर तुम भागोगे तो तुम्हें कम टॉफी रिसीव होंगी एज कंपेयर टू जो बैठा हुआ है। समझ पा रहे हो? ऐसे ही हमारे यूनिवर्स में अगर तुम भागने की कोशिश करोगे ना, तो तुम कम नंबर ऑफ सेकंड्स कलेक्ट कर पाओगे एज कंपेयर टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये मैंने सेम चीज बताई थी जब मैं पेनरोज डायग्राम भी एक्सप्लेन कर रहा था, यहां पे ब्लैक होल के बारे में हमने कुछ बताया था, बताएंगे इसके बारे में भी आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले लेक्चर के बारे में, क्योंकि पेनरोज डायग्राम्स आर एक्सट्रीमली एडवांस्ड, तो उसके लिए हमें न्यू तैयारी करनी पड़ेगी। बट ये भी कम कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर कोई आराम से बैठा तो ज्यादा नंबर ऑफ सेकंड्स को कलेक्ट कर पाएगा एज कंपेयर टू द पर्सन, एज कंपेयर टू द मूविंग पर्सन। तो मेरे पास यहां पे दिमाग में कितना ज्यादा एब्सर्ड नहीं है ये चीजें, कितनी ज्यादा अजीब नहीं हो रही चीजें, कैसे कोई बैठा हुआ है या फिर कोई चल रहा है उसके लिए अलग अलग हो गया। तो मैंने ये वर्ड सुना एब्सर्डिज्म। अब ये क्या होता है? दिस अराइजेस फ्रॉम द कन्फ्रंटेशन, दिस अराइजेस व्हेन ह्यूमन डिमांड order or meaning when universe rejects to give। एक ऐसी चीज से तुम भाई, एक ऐसे इंसान से कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक लड़की बहुत पसंद है, तुम उससे चाह रहे हो कि यार मुझे एटलीस्ट बता तो दे कि तुझे मैं पसंद हूं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दोस्त है वीना, मैं उससे पूछ रहा हूं कि मैं बहुत साल से ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूं, उसे इंप्रेस करने की, हो ही नहीं रही। अब ये भी नहीं बता रही है कि उसे मैं पसंद नहीं हूं या हूं, क्या कर रही है वो? मैं उससे मीनिंग जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो हर बार रिजेक्ट कर देती है मीनिंग बताना कि उसे मैं पसंद हूं या नहीं। अगर पसंद हो तो बता, अगर नहीं हूं तो रिजेक्ट कर दे। दोनों ही काम नहीं कर रही है। इसके बीच की जो बाउंड्री होती है ना, उसे हम एब्सर्डिज्म बोलते हैं। एब्सर्डिज्म का मतलब है तुम एक ऐसे यूनिवर्स से मीनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और वो हमेशा ही रिजेक्ट करता जा रहा है, कोई फाइनल आंसर दे ही नहीं रहा। रिजेक्ट्स टू गिव, या फिर हम बोल सकते थे रिजेक्ट टू गिव फाइनल आंसर।
कोई फाइनल आंसर दे ही नहीं रहा। नाउ ये इंपॉर्टेंट बात है यहां पे जो मैंने अभी अभी लिखी है ना, रियलिटी केयर नहीं करती है कि नॉर्मल क्या होता है। तुम्हारे लिए कोई चीज नॉर्मल है, अगर तुमने किसी चीज को फेंका वो नीचे जा रहा है ग्रेविटी की वजह से, आज तक जो हम नॉर्मल न्यूटोनियन मैकेनिक्स वाला हमारा दिमाग है, लेकिन कहीं कोई यूनिवर्स के पार्ट में तुमने कोई चीज को नीचे फेंका और नीचे फेंकते ही धमाका हो गया, प्लैनेट उड़ गया, क्योंकि वो प्लैनेट बना हुआ था एंटी मैटर का। तुम्हारे लिए वो नॉर्मल नहीं है। लेकिन रियलिटी डज नॉट केयर एट ऑल व्हाट फील्स नॉर्मल। रियलिटी को कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि सबके लिए टाइम सेम बीतता है। तुम लोग सोचते हो कि एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते होंगे, तुम्हारे लिए नॉर्मल यही होता ना। एस्ट्रोनॉमर्स का काम क्या होता होगा? एस्ट्रोनॉमर्स का काम है सुबह सुबह उठना, स्काई को देखना, रात में बैठना, स्काई को देखना, है ना। पूरे के पूरे स्काई में, पूरे के पूरे आसमान में उन्होंने अपने टेलीस्कोप फैलाए हुए हैं और पूरे के पूरे आसमान को वो मॉनिटर करते रहते हैं हर समय। रियलिटी ऐसी नहीं है। रियलिटी पता क्या है? उनके पास जो इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेडियो टेलीस्कोप, इतने बड़े आसमान में से ना, एक मिनट रुको, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इतने बड़े आसमान में से वो सिर्फ इस पार्ट को फोकस कर रहे होते हैं कि क्या यहां पे कोई ब्लैक होल है, या फिर इस प्लैनेट पे फोकस कर रहे होते हैं, क्या ये हैबिटेबल प्लैनेट है या फिर ये अर्थ लाइक प्लैनेट है, यहां पे कोई कंडीशंस हो सकती हैं, यहां पे कोई एनिमल्स हो सकते हैं। इतने बड़े आसमान में से, इतने बड़े डार्क स्काई में से वो इतनी सी चीज पे फोकस कर रहे होते हैं। दैट इज रियलिटी। अब तुम कहोगे ये तो नॉर्मल नहीं है लेकिन रियलिटी केयर नहीं करती। रियलिटी को कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे लिए नॉर्मल क्या है और अनयूजुअल चीजें क्या है। समझा? ठीक है। इसके बाद आगे मैं बढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि ये जितनी भी हम चीजों की बात कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करूं, अभी वैसे मैंने बताया भी कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो चीजें मूव करनी स्टार्ट होंगी। तो उनके लिए कुछ ऐसा होगा, डेल्टा टी। अगर कोई 2 मीटर की रॉड है और 80 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो एल डैश बन जाएगा एल नॉट बाय गामा दिस टाइम, है ना। तो ये बन जाएगा 2 डिवाइड बाय 1.667, दैट मींस इट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर लॉन्ग। 80 की स्पीड से मारने पे इतना हो जाएगा। एंड दिस इज अलोंग मोशन, याद रखना। अगर तुम जिस डायरेक्शन में मोशन होगा, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास एक रॉड है, उसको ऐसे मारने की कोशिश करो तो इस डायरेक्शन में जो विड्थ होगी रोड की वो पतली हो जाएगी। साइकिल तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में साइकिल चला रहे हो तो इसी डायरेक्शन में पिचक जाओगे विद रिस्पेक्ट टू अदर्स पिचक जाएंगे तुम्हारे रिस्पेक्ट में। तुम देखोगे तो तुम्हारे आसपास की दुनिया पिचकी होगी। दैट इज रिलेटिविटी यार, दैट इज रिलेटिविटी। अगर तुम चल रहे हो, तुम्हारे लिए तुम रेस्ट पे हो, बाकी दुनिया चल रही है। सोचो तुम यहां पे हो और ये रहा बाकी का यूनिवर्स, इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तुम आगे चल रहे हो 100 मीटर पर सेकंड से इस यूनिवर्स के लिए, या फिर उल्टा भी सही है, तुम नहीं चल रहे, तुम रेस्ट पे हो, ये यूनिवर्स तुम्हारी तरफ आ रहा है 100 मीटर पर सेकंड से या फिर 80 मीटर पर सेकंड से, इधर के डायरेक्शन में 80 मीटर पर सेकंड से। इट इज इक्वली वैलिड चीजें हैं ये। तो सारी चीजें तुम्हारे लिए पिचक जाएंगी इन दिस डायरेक्शन, है ना। इसका मतलब है अगर ये लेंथ होगी, अगर ये लेंथ है 2 लाइट ईयर्स फॉर एग्जांपल, तो क्योंकि एक चीज मतलब रिलेटिव मोशन है यहां पे, एक के लिए दूसरा चल रहा है, तो 2 लाइट ईयर नहीं चलना होगा तुम्हें चलना होगा अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाइट ईयर्स, विच इज ऑलमोस्ट हाफ। मैं स्पीड 80 से बढ़ाऊंगा ये और पतला हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के पास जाऊंगा तो पिचक के ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब लाइट के लिए यूनिवर्स की विड्थ, लाइट के लिए ना बीता हुआ कल है ना आने वाला कल है। लाइट के लिए टाइम ही फ्लो नहीं करता, लाइट के लिए कोई विड्थ ही नहीं होती। कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल है राजन आर पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, जिसकी स्पीड है 99.999999% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इतनी स्पीड है उसकी, अर्थ की तरफ आ रहा है वो पार्टिकल। अब इसकी जो लाइफ है ना, इसकी जो लाइफ है वो है 1 नैनो सेकेंड। अरे 1 नैनो सेकेंड मतलब 1 नैनो सेकेंड तक ही सर्वाइव करेगा, उसके बाद टूट जाएगा ये पार्टिकल ब्रेक हो जाएगा। क्या करें भाई, अगर ये
अगर ये पार्टिकल टूट जाएगा, मेरे को तो वो देखना है जब ये था पार्टिकल टूटने से पहले। 1 नैनो सेकेंड लगेंगे क्या इसको अर्थ तक पहुंचने के लिए? कितने टाइम तक ये सरवाइव कर पाएगा? हम यूजुअल टाइम देखें अर्थ से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से यहां अर्थ तक आने का यूजुअल टाइम देखें तो लेटस से कि ये आया एक्स टाइम लगता है एटमॉस्फेयर से यहां पे आने में, लेकिन ये ज्यादा चल जाएगा, ये ज्यादा सरवाइव कर जाएगा। अगर ये एक्स इससे ज्यादा टाइम भी है ना, ये तो 1 नैनो सेकेंड बहुत छोटा होता है यार टाइम, अगर 1 नैनो सेकेंड से एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इवन एट दिस स्पीड, फिर भी ये सरवाइव कर जाएगा। पता क्यों? विड्थ भी तो छोटी हो जाएगी, है ना? जब हम रिलेटिविस्टिक स्पीड पे चले गए, ये विड्थ छोटी हो जाएगी। इसका मतलब है ये यहां से यहां तक, ये जो पार्टिकल है आर पार्टिकल, ये यहां से यहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाएगा एज कंपेयर टू आर कैलकुलेशन, क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिकली। हमारे लिए रेडियस ऑफ अर्थ है हमारे पास 6400 किलोमीटर। क्यों भाई 64? क्योंकि हम रेस्ट पे खड़े होकर देख रहे हैं भाई। अगर कोई रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है भाई, उसके लिए तो बहुत कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल 2000 किलोमीटर भी हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन उसकी स्पीड कितनी है। अगर हमारा ये वाला यूनिवर्स होता जिस यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें तो 80 से ऊपर जाओगे, इसकी स्पीड 6400 किलोमीटर से कम होती जाएगी फॉर दोज पार्टिकल्स। चीजें रिलेटिव है ना। सोचो, एक अर्थ यहां पे है और एक पार्टिकल इसकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं। मैं अभी बताने वाला हूं कुछ देर में कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट अबाउट लाइट, दैट इज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। स्पीड ऑफ लाइट कभी लाइट के बारे में था ही नहीं, वो 3 × 10⁸ कभी भी लाइट के बारे में नहीं था। आज बताऊंगा मैं, वो कुछ और था। अगर ये चीज इसकी तरफ आ रही है, इट इज इक्वली वैलिड टू से कि ये चीज तो यहां रुकी हुई है, ये पार्टिकल यहां पर रुका हुआ है, इट इज एट रेस्ट, ये अर्थ इधर की तरफ मूव कर रही है, लेकिन मूविंग ऑब्जेक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो पिचक जाते हैं। अगर ये ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट से आ रहा था, या फिर अब ये रेस्ट पे है, तो ये इसकी तरफ स्पीड ऑफ लाइट से आ रही है, तो ये पिचक जाएगी और पिचक के इतनी सी हो जाएगी अर्थ। तो इसको 6400 किलोमीटर ट्रेवल नहीं करना, इसको बहुत कम ट्रेवल करना पड़ेगा टू रीच एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ आया? तो ये चीजें कितनी ज्यादा वियर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमने लार्ज हैड्रोन कोलाइडर देखा हुआ है भाई, वो कितने किलोमीटर का यार, कितने किलोमीटर की उसकी सरकमफेरेंस है, लेकिन जो प्रोटॉन उसके अंदर हम एक्सेलरेट करवाते हैं, मूव करते हैं नियर द स्पीड ऑफ लाइट, उसके लिए कुछ मीटर रह जाती है, 10-12 मीटर रह जाती है सिर्फ उसकी विड्थ, उसकी सरकमफेरेंस प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में। समझ पा रहे हो? हमारे लिए नहीं, हम तो रेस्ट फ्रेम में, हम लेबोरेटरी फ्रेम में, वो जो प्रोटॉन अंदर घूम रहा है उसके लिए पिचक जाएगी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब है जितने भी ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स हमें पता है, ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट्स किन की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं टाइम की, मैं बात कर रहा हूं स्पेस की, या लेंथ की भी बोल सकते थे, मैं बात कर रहा हूं प्रोग्रेस की, मैं बात कर रहा हूं पर्पस की। ये सारी की सारी चीजें ये हमारे लिए सेंस बनाती हैं, ये स्टेबल फील करते हैं, फील स्टेबल, बिकॉज एक फिजिकल रूल्स को आज तक हमने देखा है। हमारे लिए ये जो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ है, इतनी ज्यादा है कि हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अपनी नॉर्मल दुनिया में तो देखने को नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारे टाइम का, हम आज भी वही टाइम के बारे में बात करते हैं। तुम नॉर्मल गली में जाओ, किसी से पूछ लो टाइम के बारे में, तो वो यही बताएंगे कि उनकी घड़ी में टाइम क्या हुआ है। उनके लिए रिलेटिविस्टिक टाइम कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना, नियर द स्पीड ऑफ लाइट एक्सपीरियंस, ना ही वो कर पाएंगे। मैंने भी नहीं किया, मेरे लिए बड़ा अनयूजुअल है कि मेरे लिए टाइम और ये सामने वाले के लिए टाइम अलग अलग तरह से बीत रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन हम यूनिवर्स में कहां पे हैं, ब्लैक होल के पास हैं या न्यूट्रॉन स्टार के पास हैं या अर्थ के पास हैं। अलग अलग तरीके से टाइम फ्लो करता है, टाइम की खुद की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है, एंड अप टू सोन। ये सारे के सारे हमें इसीलिए हमें यूजुअल लगते हैं, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा चीजें कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं है। मैंने बताया ना, अभी एक मैंने लाइन लिखी थी यहां पर, रियलिटी डज नॉट केयर व्हाट फील्स नॉर्मल। रियलिटी को कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे लिए नॉर्मल क्या और अनयूजुअल क्या है ना। खतरनाक सी बात। थोड़ा और आगे बढ़ना चाहूंगा मैं, अभी तो लहू लुहान करके भेजना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा यूनिवर्स होता तो सोच के देखना, जैसे मैंने अभी सिसिफस वाली बात बताई,
कि सिसिफस को क्या करना है, हमेशा के लिए एक पत्थर को उठाना है, ऊपर लेके जाना है, फिर वो नीचे आ जाएगा, पत्थर को उठाना है, ऊपर लेके जाना है, फिर वो नीचे आ जाएगा। ये जो एल्बर्ट कैमू है ना, ये कहते हैं तुम्हें एस्केप नहीं करना है, एस्केप नहीं करना है दिस एब्सर्डिज्म। ये जो एब्सर्ड चीजें हैं इसे एस्केप नहीं करना। ये जो यूनिवर्स है, अगर मान लो कल को हमें पता लगा कि हम जो स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात करते थे वो सच में 100 मीटर पर सेकंड थी, ऑल्दो ऐसा नहीं होने वाला। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि ये प्रूव कर चुके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हमें कन्विंस कर चुके हैं कि 3 × 10⁸ है, उसी के अकॉर्डिंग सारी फिजिक्स चलती है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सारी लाइफ चल रही है। मान लो कल को किसी तरीके से यूनिवर्स में कुछ चेंज आया, कुछ तो चेंज आया इस यूनिवर्स में, और हमें पता लगा कि यूनिवर्स में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई, स्पीड लिमिट चेंज हो गई, तो ये कहते हैं, एल्बर्ट कैमू कहते हैं, एस्केप नहीं करना हमें उस एब्सर्डिज्म को। हम उस बाउंड्री पे पहुंच चुके हैं कि इधर लाइफ है, इधर डेथ है, उस बॉर्डर लाइन पे पहुंच चुके हैं। उसे एस्केप करने की बजाय उसके सामने खड़ा होना है। मैं यहां पर लिखी भी है, उनकी बुक में से कुछ लाइनें लिखी हैं। ही आस्क्स व्हाट हैपेंस इफ यू फुली रिकॉग्नाइज इट। हम पूरी तरह उसे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर भी उसके सामने खड़े रहते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ एब्सर्डिज्म। अगर तुम्हें चीजें एब्सर्ड लग रही हैं, तुम लाइफ में एक ऐसे फेज में अटक गए हो जहां पर कुछ नहीं समझ आ रहा है कि यार मेरे साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तुम्हें यह पता है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हें यह पता है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पता होने के बावजूद भी तुम खड़े होते हो और कंटिन्यू करते हो एनीवे। सिसिफस के साथ भी ऐसे ही है। सिसिफस को पता है कि वो ऊपर लेके जाएगा, पत्थर को नीचे आ जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। रादर देन एस्केपिंग द सिचुएशन, अगर उसको पता लग जाए कि मेरे को ऊपर लेके जाना, वो फिर से नीचे आएगा, वो फिर से अगर कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, उसको पत्थर को ऊपर ले जाना, दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। दैट इज द एक्चुअल मीनिंग। अगर उसको पता है कि वो ऊपर लेके जाएगा, फिर से रोल डाउन करके नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसको ऊपर लेके जाता है बावजूद ये पता होने के, दैट इज द मीनिंग, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एब्सर्डिज्म। ऐसे यूनिवर्स का सॉल्यूशन, जहां पर रियलिटी हमें अनयूजुअल सी लग रही हो एक यूनिवर्स में, वहां का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि तुम्हें पता है वहां पर रियलिटी अजीब होगी, फिर भी तुम जा रहे हो। तुम्हें पता है कि मुझे पता था कि वो वीणा कुछ तो कर रही है जो मेरे को बड़ा अनयूजुअल लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं तो रोज एफर्ट करता था अपनी साइड से, रोज एफर्ट कर रहा हूं। जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैं फिर भी रोज रोज जाके एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एब्सर्डिज्म को एस्केप ना करके उसको फेस करने की कोशिश कर रहा हूं, और जिस दिन हमने वो एब्सर्डिज्म को फेस कर लिया, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थिंग। इन्होंने एक और बात भी लिखी थी, यू डोंट डिफीट एब्सर्डिटी बाय मेकिंग रियलिटी ओबे यू। एब्सर्डिटी का सॉल्यूशन ये है, वो नहीं है कि तुमने किसी तरीके से कुछ तो तुमने रूल बदलने की कोशिश की कि रियलिटी तुम्हारी तरह बिहेव करे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें सब कुछ पता है। यू कन्फ्रंट इट विदाउट सरेंडिंग योर एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट। तुम्हें पता है कि ये चीज बेकार है, लेकिन फिर भी तुम सोचना बंद नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा यूजुअली होता है, आजकल तो हमारे इंडिया में बाबा कल्चर बहुत चला हुआ है ना। तुम्हें पता है कि शायद वो गलत है, लेकिन फिर भी हम वो चीजों को फॉलो करते हैं। हम अपनी एबिलिटी टू थिंक एंड ऑब्जेक्ट ही छोड़ देते हैं। हमें सारी चीजें पता है कि यार बहुत ज्यादा गलत चीजें वो बोल रहे हैं, चाहे वो आफ्टर लाइफ के बारे में बता रहे हो या फिर कुछ भी बता रहे हो। हमें पता है वो चीजें यार गलत हो रही हैं, लेकिन वो जिस बाउंड्री पे तुम खड़े हो ना, तुम्हें पता है वो गलत है, लेकिन फिर भी तुम सोचने की कोशिश करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेरेंट्स हैं जो फॉलो करते हैं उन्हें, अपनी एबिलिटी तुम नहीं खो रहे हो सोचने की, एक्ट करने की, अपने आसपास चीजें बदलने की। दैट इज द एस्केपिज्म, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस एब्सर्डिज्म जो मैं बताना चाह रहा हूं। दैट एबिलिटी। क्या हो अगर हमारा यूनिवर्स मैथमेटिकली इतना प्रिसाइज हो, हम रोज रोज कुछ न्यू मैथमेटिकल थ्योरीज बनाते हैं ये सोच के कि हमारी मैथमेटिक्स बेस्ट डिस्क्राइब करेगी हमारे यूनिवर्स को, करती भी है। हमारा यूनिवर्स बहुत ज्यादा खूबसूरती से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव करता है जो हमारी मैथमेटिक्स है उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब है, व्हाट इफ आवर यूनिवर्स इज मैथमेटिकली प्रिसाइज, इतना सुंदर है
कि हमें सारा कुछ पता लग जाता है अपने यूनिवर्स के बारे में यूजिंग मैथमेटिक्स। हमने उससे ज्यादा मैथमेटिक्स बना ली है जितनी रिक्वायर्ड थी। हमें पैरेलल यूनिवर्स की मैथमेटिक्स भी पता है, शायद पैरेलल यूनिवर्स होते भी ना हो। हमने इवन ऐसी भी मैथमेटिक्स बना ली है जिससे हम गॉड को प्रूव कर सकते हैं, शायद वो गॉड हो भी ना। इसका मतलब क्या हमने ज्यादा मैथमेटिक्स बना ली है जितनी इस यूनिवर्स के लिए रिक्वायर्ड थी? जो भी है, what if our universe is mathematically precise yet it has no meaning? फिर क्या करोगे? फिर क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? अगर मैथमेटिकली प्रिसाइज है हमारा यूनिवर्स, देर इज जीरो मीनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। यूनिवर्स का कोई भी मीनिंग नहीं है, फिर क्या करने वाले हो? कई लोग होते हैं वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि अपनी लाइफ को एंड कर लेते हैं, होता है ना ऐसे। एल्बर्ट कैमू की जो बुक है द मिथ ऑफ सिसिफस, उसमें सबसे पहली बात ये लिखी है, वो फिलोसोफर ही नहीं जिसने इस क्वेश्चन पे बात ना किया हो कि ये लाइफ का मीनिंग क्या है। कुछ भी नहीं, तो क्या जीना छोड़ दें? द बेस्ट फिलोसॉफिकल थिंग आई हैव एवर रेड ये थी कि क्या लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है तो फिर हम जी क्यों रहे हैं? इन्होंने बोला, अब सुनना, मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता, यूट्यूब वीडियो बैन हो जाएगी, बट एंडिंग लाइफ, मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं। एंडिंग लाइफ डज नॉट रिजॉल्व द कॉन्ट्राडिक्शन इंटेलेक्चुअली। अपनी लाइफ को एंड कर दो तो फिर हम एब्सर्डिज्म से एस्केप कर तो गए। कोई एब्सर्डिज्म होएगा, लाइफ बड़ी अजीब है, वो मान ही नहीं रही है, या वो एग्जाम ही नहीं क्लियर हो रहा है, मैंने लाइफ ही एंड कर दी, क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं 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 नहीं। Resolve, it does not resolve the contradiction intellectually. It eliminates the person experiencing the contradiction. इसका मतलब है अगर तुम अपनी लाइफ को एंड करते हो तो तुमने ये वीना वाली सिचुएशन से एस्केप कर लिया, एग्जाम वाली सिचुएशन से एस्केप कर लिया, फैमिली प्रेशर से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, सबसे एस्केप कर लिया, एक चीज को छोड़ के, एक चीज को छोड़ के। यार तुमने वो एब्सर्डिटी को एक्सपीरियंस ही नहीं किया। एक्सपीरियंस तो करके देखते, यही इन्होंने बोला भी है, इट एलिमिनेट्स द पर्सन एक्सपीरियंसिंग द कॉन्ट्रडिक्शन। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे वापस आना चाहूंगा, मेरे पास और भी कैलकुलेशन है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा एट द एंड कि वी डोंट एक्सपीरियंस रियलिटी जो एक्चुअल में है, वी डोंट एक्सपीरियंस इट। रियलिटी जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वो बहुत ही ज्यादा अलग है। हम वो रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं जिसके थ्रू हम इवॉल्व हुए हैं। हमें अगर कल को कोई डार्क मैटर से एक पुतला बना के ले आए, हमारे लिए बड़ी अनयूजुअल चीज होगी कि वो दिख तो रहा नहीं डार्क मैटर, लेकिन यार उससे लाइट बेंड हो रही है, मतलब ग्रेविटेशनल इफेक्ट तो है उसके पास, आसपास के स्पेस टाइम को तो बेंड कर देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। तो हमारे लिए तो बिल्कुल अलग हो गया ना वो रियलिटी से। हम वो रियलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं जिसके थ्रू हम इवॉल्व हुए हैं, उसके अलग नहीं। उसके अलग जितनी भी चीजें होती हैं हमारे लिए वियर्ड होती हैं। अगर मैं मान लो कल को मैं एक ऐसे यूनिवर्स में एंटर कर गया जहां पे स्पीड ऑफ लाइट 100 है, तो मैं एक एलियन से मिला और उस एलियन से होगा झगड़ा। मैंने एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाने के बाद मैंने फेंका उसे, तो देखना क्या होगा। अगर आज तक हमने मोमेंटम के बारे में सुना था जो कि होता है P = m/v, लेकिन इस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम थोड़ा अलग होता है। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास होता है P = मास रिलेटिविस्टिक वाला विच इज Γ/m/v। मास भी बढ़ जाता है अगर तुम किसी चीज को फेंको तो रिलेटिविस्टिकली अगर 60, यहां पर मैं लिखना चाहूंगा 60 किलो का एक बंदा है, एक एलियन है, 60 किलो का एक एलियन, और तुमने उसको बहुत सारे एलियंस थे, कोई पत्थर ही नहीं तुम्हें दिख रहा, तुम पत्थर ढूंढ रहे, पत्थर मिला, तुमने क्या किया, एलियन को उठाया, एलियन ही उठा के फेंक दिया बाकी एलियंस पे, तो देखे क्या हो। तुम एक ऐसे यूनिवर्स में हो जहां पे एलियन का मास लगभग ऑन एन एवरेज 60 किलो है, सामने बहुत सारे एलियंस हैं, और तुमने एक एलियन को उठाया और उठा के फेंक दिया बाकी एलियंस पे। तो अपनी कैलकुलेशन करके देखे कि क्या रिजल्ट आएगा। मान लो तुमने स्पीड रखी 80 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल यूनिवर्स है जहां पे स्पीड लिमिट है 100 मीटर पर सेकेंड, जो आज तक हम स्पीड ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम स्पीड है, इससे ऊपर कोई नहीं जा सकता। हमारे नए यूनिवर्स में ऐसी है स्पीड लिमिट, ठीक है। अगर मैं इसमें कैलकुलेशन करूं, ये पुराने वाला यूज नहीं करने वाला हूं, 80 इज वेरी क्लोज टू 100, मेरे को न्यू कैलकुलेशन करनी होगी आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली
8000 kg मीटर पर सेकेंड, जो कि होता था 4800 kg मीटर पर सेकेंड हमारे यूनिवर्स में जिसमें हम रह रहे हैं। अब ऑलमोस्ट मतलब डबल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन डबल से थोड़ा सा कम ही है। मैंने एक एलियन को उठा के फेंक के मारा भाई, उसका इंपैक्ट तो ऑलमोस्ट डबल होगा एज कंपेयर टू जो यूजुअली हमारे यूनिवर्स में होता है। सोचो, मैंने एक ऐसे एलियन को उठा के ऐसे फेंक के मारा, 50 एलियन सामने गिर गए उस इंपैक्ट से, क्योंकि वो इंपैक्ट इतना बड़ा होगा। अगर मैं इसी के साथ एनर्जी के बारे में बताना चाहूं ना, तो वो भी ऐसी सी कैलकुलेशन होगी। देखो, अगर मैं सिंपल रेस्ट मास एनर्जी की बात करता हूं तो होता था m=mc², जो कि उतना खास नहीं रहेगा। हमारी रेस्ट मास एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कम हो गई। तो ये बन जाएगा, अगर कोई मास है 60 किलो के बंदे का या एलियन का, और उसकी एनर्जी हो जाएगी 600 किलो जूल, विच इज वेरी लेस। यूजुअली ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी। जब कोई न्यूक्लियस बर्स्ट होता है ना, उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। मैं भी तो बहुत सारे न्यूक्लियस से बना हूं। अगर मैं भी कभी बर्स्ट हो गया, मेरा हर एक न्यूक्लियस बर्स्ट हो गया, तो मोर देन सफिशिएंट है इस अर्थ को तबाह करने के लिए, अगर मेरे सारे मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो। लेकिन दिस इज वेरी लेस। इसका मतलब है रेस्ट मास एनर्जी पे तो फर्क पड़ा है, रेस्ट मास एनर्जी कम हो गई। लेकिन ऑन द अदर हैंड काइनेटिक एनर्जी पे देखना क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी का रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला होता है γ-1 mc², जो अभी हमने देखा था। ये थोड़ा सा अजीब हो जाएगा, ये बन जाएगा 667 सेम सिचुएशन में, जो कि यूजुअली होता था लगभग 3200 जूल्स, ऑलमोस्ट डबल हो गई। इसका मतलब है मैं किसी चीज को, किसी 60 किलो के एलियन को उठा के फेंकूं, तो वो फेंकने पे इतनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी उसके पास, ऑलमोस्ट डबल काइनेटिक एनर्जी से वो जाएगा। उसका रेस्ट मास बहुत कम हो जाएगा, लेकिन उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी और जो चलने वाली एनर्जी होती है, दोनों को मिला के वो क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। एंड दैट इज दिस वन, 667 इतनी एनर्जी हो जाएगी। एंड द फाइनल थिंग, अभी मैंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इज नॉट अबाउट लाइट। तो ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ना, मैं इसको कट करके कहना चाहूंगा, दिस इज स्पीड ऑफ कॉज़ैलिटी। ध्यान रखना, स्पीड ऑफ कॉज़ैलिटी का मतलब होता है कि हम आज तक सोचते थे कि हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे तेज है स्पीड ऑफ लाइट। वेट अ सेकंड यार, नहीं, ऐसे समझो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है, किसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। आज तक हमें यह पता था, जो कि यह इत्तेफाक है कि स्पीड ऑफ लाइट भी यही है। स्पीड ऑफ लाइट इज दिस इज इनवेरिएंट क्वांटिटी। ये फिक्स्ड है हमारे यूनिवर्स में। तुम चल रहे हो, तुम रुके हो, तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, दिस क्वांटिटी इज सेम। स्पीड ऑफ लाइट हैपन्स टू हैव दिस वैल्यू 3 × 10⁸। हमारे यूनिवर्स में, जो हमारा ऑर्डिनरी यूनिवर्स है, उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट भी है। ये कोइंसिडेंस समझ सकते हो तुम। अगर पूरे यूनिवर्स में मैं चुटकी बजाऊं, लाइट गायब हो जाए, तो ये स्पीड लिमिट अभी भी रहेगी, ये स्पीड लिमिट गायब नहीं हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि लाइट की ये स्पीड है? बिकॉज लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिलेटिविस्टिक फील्ड, जिसके लिए हमें थोड़ा फील्ड थ्योरी समझना होगा और डीप के लिए, जो आने वाली क्वांटम फिजिक्स वाली वीडियोस में आएगा। वो यहां का टॉपिक नहीं है। ये एक रिलेटिविस्टिक फील्ड है, दैट इज वाई इसकी ये स्पीड है ना। खतरनाक सी बात। इसका मतलब है आज तक जो हम सोचते थे स्पीड लिमिट हमारे यूनिवर्स की, वो स्पीड लिमिट स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, स्पीड ऑफ कॉज़ैलिटी है। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को, जैसे फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर अपार्ट हैं, 10 किलोमीटर है फॉर एग्जांपल दो ऑब्जेक्ट्स, बताओ उसको कितना समय लगेगा एक दूसरे से कांटेक्ट करने में? मिनिमम कितना समय लगेगा? मिनिमम समय निकालने के लिए मैक्सिमम स्पीड रखनी होगी। हमारे अल्टरनेट यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड है 100, और 10 किलोमीटर का मतलब है 10,000, विच इज कितना आ जाएगा? 100 सेकेंड्स, विच इज इजिली नोटिसेबल। अगर मैं कभी भी किसी को फोन मिलाऊंगा इस वाले यूनिवर्स में, अल्टरनेट यूनिवर्स में, तो भाई 100 सेकेंड लगेंगे। 100 सेकेंड का मतलब है 1 मिनट और कितने सेकेंड्स? ऑलमोस्ट लेटर से 2 मिनट लगेंगे, ऑलमोस्ट 2 मिनट। अगर मैं इसको थोड़ा डिस्टेंस को बढ़ा दूं, ऑलमोस्ट 2 मिनट लगेंगे, और ये नोटिसेबल टाइम है। 1 मिनट 40 सेकेंड भाई, कम नहीं होते हैं। हेलो बोलूंगा, हेलो, 1 मिनट 40 सेकेंड बाद वो दूसरे को पता लगेगा।
विच कैन बी इजिली एक्सपीरियंस्ड, बट स्पीड ऑफ लाइट हमारे ऑर्डिनरी यूनिवर्स में इतनी तेज होती है कि हम ये वाले टाइम को कभी एक्सपीरियंस नहीं करते। सन से हमारे यहाँ पे लाइट आने में लगभग कुछ मिनट्स लगते हैं, 11, 12, 13 मिनट लगते हैं, समथिंग ऐसे। लेकिन अगर ये वाले यूनिवर्स की बात करें जहां पे स्पीड ऑफ लाइट इतनी कम हो गई है, तो 47.5 ईयर्स लग जाएंगे सनलाइट को यहां पहुंचने में। इतना ही नहीं, अगर कभी सन गायब हो गया, बाय द वे ग्रेविटेशनल वेव्स भी इसी स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ग्रेविटी जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में डेटा को ट्रांसफर कर रही है या फिर इन्फ्लुएंस कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कनेक्शन जो बन रहा है, उसकी भी स्पीड इतनी होती है 3 × 10⁸। अगर कभी भी सन गायब हो गया तो हमें 47.5 साल बाद पता लगेगा कि सन गायब हो गया अपनी जगह से, क्योंकि तब उसकी इंफ्लुएंस आनी हमारी तरफ बंद हो जाएगी इस यूनिवर्स में। यहां तो 11-12 मिनट लगेंगे। तो आज के बाद अगर मेन टेक अवे याद रखना तो वो ये होगा इस वीडियो से, दिस सी इज इनवेरिएंट कोजल स्पीड, नॉट स्पीड ऑफ लाइट। आज के बाद याद रखना, चाहे वो 100 मीटर पर सेकेंड हो हमारे अल्टरनेट यूनिवर्स की, चाहे वो इधर हमारे ऑर्डिनरी यूनिवर्स की हो, दिस इज इनवेरिएंट कोजल स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट तो इत्तेफाक से उतनी स्पीड आ गई हमारे पास। और साथ ही साथ पहली बात हमें यह पता लगी, और दूसरी बात, रियलिटी डज नॉट केयर व्हाट फील्स नॉर्मल। दीज आर द टू थिंग्स जो कि तुम लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, जो कि यहां से टेक अवे होने वाला है। कुछ तो सीख के जाए। हमने यूजुअली देखा एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है 80 की स्पीड से, 1 सेकेंड, एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है 80 की स्पीड से, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है 80 की स्पीड से। यूजुअली हम क्या करते थे, हम रिलेटिव स्पीड निकालना चाहते हैं। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है ये रेस्ट पे कर दो, पूरा यूनिवर्स इसकी तरफ आ रहा है 80 से, लेकिन ये तो पहले ही 80 पे था और तेज 80 से आ रहा है, इसका मतलब इसको रेस्ट पे कर दो तो ये इधर की तरफ आएगा 160 पे। यूजुअली हम अपने यूनिवर्स में ऐसे ही करते थे। जब तुम 11th 12th क्लास में होते हो ना, तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाया जाता है, तो ऐसी कैलकुलेशन होती है। लेकिन इस बार ये 80 कोई ऑर्डिनरी स्पीड नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड है हमारे ये वाले यूनिवर्स में, अल्टरनेट यूनिवर्स में। तो इस बार में न्यू फॉर्मूला लगाना होगा रिलेटिव स्पीड का, विच इज v प्लस v या v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 1 माइनस v1 v2 डिवाइड बाय c स्क्वायर। अगर हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन करें, जो कि मैंने करके रखी हुई है, सॉरी बीच में प्लस आएगा, अगर हम ये सारी की सारी कैलकुलेशन कर दें तो दिस विल बी 99.6 मीटर पर सेकेंड। पता है ये हमारे पास 100 से कम क्यों आया? क्योंकि हमारे पास स्पीड लिमिट है, कॉज़ैलिटी की लिमिट है 100। 160 आता हमारे ऑर्डिनरी यूनिवर्स में, हमारे अल्टरनेट यूनिवर्स में 99.6, जिसका मतलब है 100 से ऊपर तो हम जा ही नहीं सकते। इसका मतलब है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कितने ज्यादा एक्सट्रीम हो जाएंगे, कितनी ज्यादा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, काइनेटिक एनर्जी, और ऐसा लगेगा पूरा वोल्केनो बर्स्ट होकर हमारी तरफ आ रहा है इस सिचुएशन में, जब एक दूसरे को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होने वाली है यहां पे। मेरे ख्याल से मैंने काफी ज्यादा फास्ट चीजें बताने की कोशिश की है, लेकिन कुछ छोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस कि मैंने सारी चीजें बताई हैं और मैं बता पाया हूं। अगर मैं तुम लोगों को एक समरी दे पाऊं तो मैं ये समरी ये देना चाहूंगा कि एल्बर्ट कैमू जो है वो फिर भी ऐसे यूनिवर्स का सॉल्यूशन तुम्हें बता रहे हैं जिसमें चीजें बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड है, जिसमें बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल चीजें हो रही हैं। वो फिर भी सॉल्यूशन दे रहे हैं कि तुम्हें एस्केप नहीं करना उस रियलिटी को, खड़े हो जाना है सामने उसके। इवन दो तुम्हें पता है कि आगे भाई जान निकलने वाली है, फिर भी तुम्हें खड़े हो जाना उसके सामने, उसको फेस करना है 1 on 1। तुम्हें वो ब्रॉक लेसनर बनना है जो सामने बिग शो के खड़ा हुआ है। बिग शो का साइज बड़ा है, हाइट बड़ी है, लेकिन दम अपने में ज्यादा। आ जाओ, आजा बिड़ले, वो वाला काम करना हम, समझा? तो ये था हमारे पास अगर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती तो क्या होता हमारे यूनिवर्स में। तो मैंने ट्राई किया थोड़ा ऐसा थोड़ा हट के कुछ बताने का, तो थोड़ा फिलॉसफी उसमें घुसाने का, बट आई होप कि चीजें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूं। और अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना द बेस्ट पार्ट, और इसको कंटिन्यू करते हैं, अलग अलग चीजों को लेके आते हैं। कभी साइंस ह्यूमर को लाएंगे, कभी फिलॉसफी, कभी कोई हिस्ट्री वाला पार्ट, एंड अप टू सो ऑन करते हैं इसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।